Hello Ji, welcome to my maths class. Let us start miscellaneous exercise of probability. In this first question is given that there is a box which is containing 10 red marbles, 20 blue marbles and 30 green marbles. It means there are total 60 marbles in the box, and out of these 60 marbles, 5 marbles are drawn from the box. What is the probability? First part, all will be blue. Second, at least one will be green. So let us start. Total marbles are 60 as it is written here. Then in the first part, our event is that 5 marbles are drawn, and these all 5 must be blue according to first part. देखो पहले तो हमारे फेवरेबल केसेस यहाँ पर है टू गेट ब्लू मार्बल्स, लेकिन टोटल हमें जो पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है हमारे फेवरेबल जो हमारी इवेंट है फेवरेबल, उसके नंबर्स total outcomes divided by total number of outcomes of that particular experiment. अब हमारा जो ये एक्सपेरिमेंट है वो है कि 60 बॉल्स में से हमें 5 बॉल्स ड्रॉ करना है, ठीक है। इसके टोटल आउटकम्स होंगे, देखो टोटल बॉल्स है 60, कितने हैं 60, तो हमें 60 में से कितने ड्रॉ करने हैं, 60 में से वी वांट टू ड्रॉ 5, तो 60C5, तो ये जो आपका NS है, तो एनी मतलब 60 में से 5 ड्रॉ करने हैं। वो आपका ऐसे भी हो सकता है कि सारे के सारे ब्लू हो, सारे के सारे ग्रीन हो, सारे के सारे आपके रेड हो, या फिर 1 रेड 4 ब्लू 1 रेड 4 ग्रीन, मतलब कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है उसमें। टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है वो 60 में से C5, हमने कोई यहाँ पर 60 टोटल लिया है, ये 60 टोटल 60 में से हमने C5 लिया, ठीक है। मतलब जो C मीन सेलेक्ट किए, टोटल 60 में से हमने यहाँ पर अभी 5 सेलेक्ट किए, ये तो हमारा टोटल केस हो गया। लेकिन हमारी जो फर्स्ट केस में फेवरेबल केस है कि वो सिर्फ और सिर्फ 5 जो है वो कहाँ से आने चाहिए थे आपके, वो हमारे आने चाहिए थे ब्लू मार्बल्स में से। और ब्लू आपके पास कितने हैं, ब्लू आर योर 20, यानी 20 में से ही सिर्फ 5 चाहिए, 20 में से 5, तो हमारा जो ये NE हो गया, ये वाला जो आपका NE है, ये है कि ये 20 में से ही हमें 5 चाहिए, ये हमारा फेवरेबल केस हो गया, ठीक है। बिकॉज 20 आर ब्लू एंड वी नीड ऑल दीज 5 फ्रॉम दीज 20 ब्लू, ठीक है। तो अब हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई दैट इज 20C5 divided by 60C5, 20C5 divided by 60C5. How to calculate this? देखो 20C5 का मतलब है 20 के 5 फैक्टर्स खोलने हैं, 20, 19 डिसेंडिंग ऑर्डर में 18, 17 कितने हो गए 1 2 3 4 एंड देन 16 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। और ये जो 60C5 है, अब इसको खोलोगे, ये 5 फैक्टोरियल है, तो जब आप नीचे फैक्टोरियल है, इसके बाद जो आपका ये 60C5 है उसको ओपन करोगे तो 60 के भी 5 फैक्टर, 60, 59, 58, 57, 56 तक एंड डिवाइडेड बाय, फिर यहाँ पर भी 5 फैक्टोरियल आएगा, और ये 5 फैक्टोरियल इस 5 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। That's why it is written here like this. And after this multiplication and cancellation जो भी आपका होता है, we will get the answer 34 by 11,977. Okay जी. Now after this, next is our part कि at least one will be green. At least one ball is green. So look here. But is at least one green का मतलब क्या है, एक या एक से ज्यादा ग्रीन हो, यानी कि 1 minus none green, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। एक्चुअली ये वाला पार्ट आपका जो प्रोबेबिलिटी का एक्सियम है उसके ऊपर ये हम वहां से इसको ले रहे हैं,
So let us see, that has been applied here. Let us try to do that. फिर भी मैं आपको explain कर देती हूँ कि how it is done here. देखो, जब आपने 5 बॉल्स निकाली, अगर मैं ग्रीन को मान के चलूं कि मुझे ग्रीन कितनी मिल सकती है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर जो ग्रीन बॉल्स हैं वो कितनी मिल सकती हैं, या तो आपके पास कोई भी ग्रीन ना हो, या फिर एक ग्रीन मिल जाए। 0 ग्रीन का मतलब है कि आपके पास बाकी सभी कलर्स की हो सकती हैं, ग्रीन कलर की कोई नहीं है 5 में से। एंड P1 का मतलब probability of getting 1 green and remaining 4 will be of any other color. We are not bothering about the other. We are writing this 0 1 for green color. So then P2 का मतलब है we are getting out of 5 2 balls of green color and remaining 3 of the other color. And P4 4 balls of green color and 1 is of the other. P5 means all the 5 of one green color, and the total probability of this will be equal to 1. इसकी total probability मिला के 1 होती है। यही आपकी जो आपकी probability के axioms थे वो यही बताते हैं। तो second part actually उसके ऊपर depend करता है। अब इसने बोला एटलीस्ट 1 ग्रीन। एटलीस्ट 1 ग्रीन का मतलब एक या एक से ज्यादा ग्रीन होने चाहिए। एक या एक से ज्यादा ग्रीन का मतलब एक ग्रीन भी हो सकता है, 2 ग्रीन भी हो सकते हैं, 3 ग्रीन भी हो सकते हैं, 4 ग्रीन भी हो सकते हैं और 5 ग्रीन भी हो सकते हैं। ये सारा अगर हम कर लें टोटल, तो इसका मतलब कोई ग्रीन नहीं, एंड ये रिमेनिंग ये सारे मिला के टोटल बना रहे हैं एट लीस्ट 1 ग्रीन। एट लीस्ट 1 ग्रीन अगर टोटल सबका ले लें इकट्ठा, तो दैट इज इक्वल टू 1। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 ग्रीन चाहिए, तो उसका मतलब क्या हुआ, 1 माइनस P0, यानी कोई भी ग्रीन ना हो। 1 माइनस, लेट मी राइट इट अगेन, इसका मतलब हमें चाहिए 1 माइनस P0 यानी 0, यानी कोई भी ग्रीन नहीं। तो वही यहाँ पर किया, देखो, यानी 5 रिमेनिंग ऑफ अदर कलर्स हो गई, इसका मतलब बाकी की 5 जो हैं वो दूसरे कलर की होंगी। तो इसको हमने ऐसे किया, 1, यहाँ देखिए, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 अदर्स, 1 माइनस, अगर 5 अदर्स में से चाहिए तो इसका मतलब वो यहां से आएंगी, रेड या ब्लू में से आएंगी, और रेड और ब्लू टोटल कितने हैं, 30 में से 5 आएंगी। तो इसीलिए यहाँ पर ये 30C5 लिखा है, डिवाइडेड बाय टोटल 60C5। आफ्टर कैलकुलेशन व्हाट इज आंसर, लेट अस सी। आंसर है ये 1 माइनस 117 डिवाइडेड बाय 4444। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपके पास, ठीक है जी। सो दिस इज डन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको दिया है कि 4 कार्ड्स आर ड्रॉन, ठीक है, फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कितने कार्ड्स निकाले हैं, 4 कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड एंड 1 स्पेड। क्या बोला है, 3 डायमंड चाहिए और 1 स्पेड चाहिए, ठीक। पहले तो अगर हम कार्ड्स को यहाँ पर लिख लें कि जो हमारे टोटल 52 कार्ड्स हैं, टोटल 52 कार्ड्स, ठीक है, उसमें से हमें चाहिए क्या क्या, उसमें से हमें चाहिए डायमंड एंड स्पेड की रिक्वायरमेंट है। तो डायमंड कितने होते हैं, डायमंड्स, मैं ऊपर इसकी शेप ही बना देती हूँ। डायमंड आपके होते हैं जी, ये पहले डायमंड की शेप बनाई, फिर मैंने स्पेड की शेप, स्पेड की, ये हमारा स्पेड है, ठीक है। अब आपको पता है डायमंड के कितने कार्ड्स होते हैं, और स्पेड के ये भी टोटल 13 होते हैं, और डायमंड के भी कितने होते हैं जी, वो भी 13 होते हैं, ठीक है। अब आपने इसमें से 4 कार्ड्स बोला है, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड। अब हमें जो सिलेक्ट करना है उसमें से डायमंड आपके कितने होने चाहिए, 3, टू बी सिलेक्टेड, टू बी ड्रॉन,
टू बी ड्रॉन, हमने ड्रॉ कितने किए हैं, टू बी ड्रॉन हमने ड्रॉ करने हैं डायमंड में से 3 एंड स्पेड में से 1 आपने करना है। लेकिन अगर हम टोटल देखें, टोटल में से कितने ड्रॉ करने हैं, अगर हम टोटल में से देखें तो टोटल तो हमें 4 ड्रॉ करने हैं ना, टोटल हमें 4 ड्रॉ करने हैं, इधर लिख देती हूँ, टोटल जो ड्रॉ करने हैं वो तो हमें 4 करने हैं। तो लेट अस राइट इट लाइक दिस, हमें टोटल करने हैं ड्रॉ कितने, 4 करने हैं, ये 4, ठीक है, 4 ड्रॉ करने हैं। 52 में से टोटल में से 4 ड्रॉ करने हैं, लेकिन हमारे फेवरेबल केसेस किस तरीके से हैं, किस तरीके से हैं हमारे फेवरेबल केसेस कि 13 में से 1 होना चाहिए और इस 13 में से इस 13 में से 3 होना चाहिए डायमंड में से, और स्पेड के 13 में से 1 होना चाहिए, है ना। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अगर हम कहें फेवरेबल केसेस तो 13 में से 3, 13 में से 1, ठीक है, और बाकी में से कुछ नहीं चाहिए, बाकी जो 26 कार्ड्स बचे उनमें से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं 52 को डिवाइड कर दूं, ये 13 और बाकी 26 कार्ड्स बचे हुए हैं, उनमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी लिखूं वैसे तो 13 में से 3 चाहिए, इस 13 में से 1 चाहिए, इस 26 में से मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन टोटल जब ये हम देखें तो कितना हो गया 52, और इस 52 में से ये टोटल कितना चाहिए 3 + 1 + 0 कितना बन गया 4, है ना, 52 में से 4 बन गया। तो हम इसको, क्योंकि NC0 तो 1 ही होता है, ये तो 1 ही है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 13C3 13C1 अपॉन 52C4। अभी हम इसको करके दिखाते हैं, इसको मैं आपको आगे रोल करके दिखाती हूँ कि कैसे ये किया हुआ है। लेट अस सी इट how it has been done। हाँ जी, ये आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, टोटल स्पेड का ये 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड अगर आपने निकालना है तो 13C3 13C1, क्योंकि 26C0 तो आपका 1 ही हो गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं, डिवाइडेड बाय 52C4 एंड आफ्टर कैलकुलेशन, क्योंकि ये 13C3 है तो 13 के 3 फैक्टर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में 13 12 11 अपॉन ये 3, क्योंकि ये 3 है तो 3 फैक्टोरियल इनटू 13C1 13, और इसको भी आपने ओपन किया, कैंसिल किया, आफ्टर कैंसिलेशन एंड ऑल दिस कैलकुलेशन यू विल गेट इट, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया अ डाई हैज 2 फेसेस ईच विद नंबर 1। देखो डाई में कितने फेसेस होते हैं, वी नो देयर आर 6 फेसेस, ठीक है। अब हम वो उनको जरा प्रॉपरली लिख लेते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर है नंबर्स ऑन द फेसेस, हियर आई एम राइटिंग नंबर ऑन द फेसेस, ठीक है। लेट मी राइट नंबर ऑन फेसेस, कि फेस पर कौन सा लिखा हुआ है, ठीक है, नंबर, और इधर मैं ले रही हूं नंबर ऑफ फेसेस, ठीक। अब इसने बोला डाई हैज 2 फेसेस ईच विद नंबर 1 नंबर लिखा हुआ है 2 फेसेस पर, ठीक है। 3 फेसेस ईच विद नंबर 2 नंबर लिखा है 3 फेसेस पर, एंड 1 फेस विद नंबर 3, 1 फेस है विद नंबर 3। अब आपको पता है जो टोटल नंबर ऑफ फेसेस होते हैं वो 6 होते हैं, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फेसेस आपके पास 6 ही आ रहे हैं। अब उसने बोला है कि इफ डाई इज रोल्ड वंस डिटरमिन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, जो 2 नंबर है वो 2 नंबर जो है वो देखो, ये नंबर तो मैंने इधर लिखा ना नंबर, ये नंबर 2 कितने फेसेस पर आया 3 पर आया, कितने फेसेस पर है 3 पर है, तो नंबर ऑफ फेसेस विद 2 3 है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फेसेस, तो ये आ गया आपका। अगला है P मार्क्ड विद 1 और 3, या तो 1 होना चाहिए या 3। देखो एक चीज और समझो, यहाँ पर 1 आना या 3 आना ये एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्योंकि 1 और 3 कंबाइन इकट्ठा साइमल्टेनियसली नहीं आ सकता,
both they cannot come together 1 and 3. तो अगर ऐसे भी देखूं कि P1 और 3 को मैं ऐसे भी ले लूं P1 यूनियन 3, तो इसका मतलब P1 प्लस P3 माइनस P1 इंटरसेक्शन 3. तो P1 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1 कितनी टाइम्स है 2/6. P3 3 आने की क्योंकि 1 टाइम है वो 1/6 माइनस 1 इंटरसेक्शन 3. 1 और 3 तो इकट्ठा आ ही नहीं सकता. व्हेन यू विल रोल अ डाई देन यू विल गेट ओनली वन नंबर एट अ टाइम. एक नंबर एक ही बार आएगा. 1 and 3 टुगेदर कैन नॉट कम. तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट थी, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 0. तो ये आपने इसको कैलकुलेट किया, ठीक है, ये कैलकुलेट किया आपने, ये जो था, और आपका ये यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए. तो we have solved it. This is like 2/6 here written 1/3. या फिर ये देखिए इसको 3/6 हो गया ना, ये 3/6 का मतलब 1/2 आंसर आ गया इसका भी, ठीक है. And here I have explained why it is so. So this is also done. Now what is the third part? Not 3. देखो not 3 निकालने के लिए आप क्या करेंगे? Not 3 अगर आपको चाहिए तो 1 माइनस P3, 1 माइनस P3 अगर आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3, तो उसका मतलब क्या है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3. तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कितना है? 3 आपका एक ही फेस पर है, तो 1/6. 3 आप देख रहे हैं ना, एक ही फेस पर है, तो दैट इज 5/6. दिस इज योर थर्ड पार्ट. सो विद दिस योर क्वेश्चन नंबर दिस 3 इज ऑल्सो. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 है कि इन अ सर्टेन लॉटरी 10,000 टिकट्स आर सोल्ड एंड 10 इक्वल प्राइजेस आर अवॉर्डेड. ठीक है, what is the probability of not getting a prize if you buy 1 ticket, B में 2 tickets, C part में 10 tickets? Try to understand how many total tickets are there. There are 10,000 total tickets. 10,000 उनमें से प्राइस किसके ऊपर है? सिर्फ 10 टिकट्स के ऊपर. तो टिकट्स विदाउट प्राइजेस कितने हो गए? 10,000 minus 10, that is 9,990 tickets are without prizes. अब फर्स्ट पार्ट में बोला है, पहले तो उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया है कि इन 10,000 टिकट में से, ठीक है, उन 10,000 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइज. नॉट गेटिंग अ प्राइज यानी कि विदाउट प्राइज का प्रोबेबिलिटी निकालना है. ये बात समझ लेना, नॉट गेटिंग अ प्राइज मींस विदाउट प्राइज वाला आपने निकालना है. इफ यू बाय 1 टिकट, इफ यू आर बाइंग 1 टिकट, आपने सिर्फ एक टिकट खरीदा और आपकी कोई भी इसमें से प्राइज नहीं आई है, देन व्हाट इज इट्स प्रोबेबिलिटी? सो 1 टिकट आपका फर्स्ट है कि 1 टिकट यू हैव परचेज्ड and that is without price. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमारा फेवरेबल केस तो विदाउट प्राइस वाला हो गया ना. तो विदाउट प्राइस वाले कितने हैं हमारे टोटल केसेस? 9,990. उसमें से सिर्फ हमने 1 सिलेक्ट किया. अपॉन में टोटल कितने थे? 10,000. C1, NC1 होता है n. You know it very well that NC1 you have studied it in 7th chapter that NC1 is equal to n. तो इसका मतलब 10,000 C1 का मतलब 10,000 हो जाएगा. 9,990 आपका C1 इज इक्वल टू 9,990 हो जाएगा. तो कैंसिल करके सिंप्लीफाई करके 0.999 देखो. उसके बाद है इफ यू आर बाइंग two tickets, if you have purchased 2 tickets and both of these are without your price, तो अब आपने 9,990 तो विदाउट प्राइस वाले टिकट है उनमें से 2 खरीदे, तो एंड डिवाइडेड बाय. अब इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यू कैन राइट इट एज इट इज. काफी लंबा आपका कैलकुलेशन पड़ेगा. एंड इफ यू आर परचेजिंग 10 टिकट्स एंड ऑल दीज 10 आर विदाउट प्राइस, तो यानी कि आपके विदाउट प्राइस वाले ये 0 आएगा यहाँ पर. दिस विल बी 0. ये 9,990 C2 डिवाइडेड बाय 10,000 C2 ये आएगा. ठीक है जी. सो विद दिस
this question is also done. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास. Out of 100 students, section of 40 and 60 are formed. If you and your friend are among the 100 students, what is the probability? First part, you both enter the same section. Second part, you both enter the different sections. ठीक है. अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं जी? 100 है. ठीक. उस 100 को हम डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में, क्योंकि यहाँ पर है कि ये जो 100 टोटल स्टूडेंट्स हैं 100, उसको हमने डिवाइड कर दिया 2. तो आप लोग हैं जो 2 फ्रेंड्स हैं, और बाकी कितने बचे? 98 एंड 2. ये ऐसे है ना, 98 and 2. 2 are the friends and 98 are others. अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एक सेक्शन में 40 स्टूडेंट्स हैं, देखिए, है ना. अब ये 40 स्टूडेंट्स जो सेक्शन में है, अगर इनको हम देखें तो 38 प्लस 2 यानी 38 अदर्स एंड 2 फ्रेंड्स, अगर वो सेक्शन ए में जाते हैं. एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी 60 जो है, उसको हम 58 प्लस 2 कर सकते हैं. कैसे? 58 अदर्स और 2 अगर वो सेक्शन बी में जाते हैं तो, है ना. या तो वो, अगर फर्स्ट पार्ट अगर देखें कि बोथ एंटर इन द सेम सेक्शन, या तो वो सेक्शन ए में जाएंगे. सेक्शन ए में जाते हैं तो हमें 98 में से 38 अगर सेक्शन ए में गए, ठीक है, तो सेक्शन ए में अगर दोनों फ्रेंड्स जाते हैं तो सेक्शन ए की टोटल स्ट्रेंथ थी 40, ठीक है, और उसमें से 38 स्टूडेंट्स तो हमें 98 में से चूज करने पड़ेंगे, और ये 2 तो अपने अलग. अगर वो दोनों या फिर वो दोनों बी में जाते हैं, सेक्शन बी में, तो सेक्शन बी में 60 स्टूडेंट्स, तो 2 तो अलग ही हो गए, ठीक है, वो तो हमें लेने ही लेने हैं. और 60 में से बाकी 58 स्टूडेंट्स हम कहां से चूज करेंगे? इस 98 में से चूज करेंगे. ठीक है जी. तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं हमने कैसे किया. तो फर्स्ट पार्ट में, इफ यू एंड योर फ्रेंड बोथ एंटर द सेम सेक्शन, दोनों एक ही सेक्शन में एंटर करते हो, या तो दोनों एंटर करोगे ए में, या दोनों एंटर करोगे बी में. तो वही चीज लिखी है, या तो बोथ एंटर इन सेक्शन ए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट. देखो, और या फिर, या का मतलब क्या होता है? और यानी कि प्रोबेबिलिटी एंटर इन ए, या तो एंटर किया ए में, बोथ एंटर, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बोथ एंटर इन ए और एंटर इन बी, यानी कि ये आ गया पी ए यूनियन बी. ठीक है. आइदर मतलब दोनों ही बोथ एंटर इन द सेम सेक्शन, सेम सेक्शन में एंटर कर रहे हैं, बोथ एंटर इन द सेम सेक्शन. इसको ऐसे नहीं करेंगे आप, इसको बोथ एंटर, या तो एंटर उन्होंने ए में किया, और इसको ऐसे लिखिए, बोथ एंटर इन ए, या और बोथ प्रोबेबिलिटी बोथ एंटर इन बी. ऐसे, या तो दोनों ने ए में एंटर किया या दोनों ने बी में एंटर किया. तो हमने वही किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ एंटर इन ए, या और मींस प्लस बोथ एंटर इन सेक्शन बी. अगर सेक्शन ए में एंटर करते हैं, ये तो मैंने यहाँ का बनाया कि 98 में से 38 चूज करेंगे, 98 में से 38 और 2 में से 2, तो 98 C 38 2 C 2, टोटल कितने हैं? देखिए, टोटल यहाँ पर 100 और यहाँ पर टोटल कितने हैं? 40. तो 100 C 40, क्योंकि टोटल सेक्शन ए में 40 स्टूडेंट्स हैं, 100 में से 40. अच्छा, अगर दोनों ने सेक्शन बी में एंटर किया तो ये वाला आएगा 98 में से आपके पास, इस 98 में से ये 58 जाएंगे, और ये 2 में से 2 तो जाएंगे. तो 98C 58 इंटू 2C, 98C 58 इंटू 2C2, टोटल डिवाइडेड बाय, क्योंकि टोटल तो 100 में से 60 लेंगे आप सेक्शन बी में. नाउ यू नीड टू कैलकुलेट इट.
कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी पड़ेगी आपको, लेकिन कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो लेट अस सी कैसे कैलकुलेट किया है इसको। इसको देखो, अब दूसरे यहाँ पर अगर छोटा नंबर होता तो हम उतने फैक्टर्स खोल देते, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर है तो इसको ऐसे खोला है आपका फॉर्मूला ये वाला लगा के। लेट मी टेल यू द फॉर्मूला व्हिच आई हैव अप्लाइड हियर। ये लगाया है आपका NCR is equal to n factorial divided by n minus r factorial r into r factorial। ये फॉर्मूला लगा के हमने किया है, ठीक है। तो n कितना है यहाँ पर 98, तो 98 फैक्टोरियल, n माइनस r 98 माइनस 38 यानी 60 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, r कितना है 38 फैक्टोरियल। NCN हमारा 1 होता है जी, NCN का वैल्यू 1 होता है, NC0 भी 1 होता है एंड NCN भी आपका 1 होता है। और 100C40 को खोलोगे तो 100 फैक्टोरियल अपॉन 100 माइनस 40 60 फैक्टोरियल और ये 40 फैक्टोरियल। और ऐसे आप इधर भी ओपन करेंगे, यहाँ देखिए ये 60 फैक्टोरियल कैंसिल बाय 60 फैक्टोरियल नीचे, तो आपके पास क्या बचेगा 98 फैक्टोरियल अपॉन 38 फैक्टोरियल, ये 40 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा और ये 100 फैक्टोरियल प्लस likewise here in this part also। after this you can see here 100 can be now opened, 100 into 98 into 98 पर रुक जाइए क्योंकि इधर 98 फैक्टोरियल है, रुक के उसको फैक्टोरियल लगा दीजिए। ऐसे 40 into 39 into 38, जैसे 38 आए तो रुक जाओ क्योंकि यहाँ 38 फैक्टोरियल है, ठीक है। तो आपके पास 38 फैक्टोरियल will be cancelled by 38 फैक्टोरियल एंड 98 फैक्टोरियल आपका 98 से कैंसिल हो जाएगा नीचे, तो दिस विल बी लेफ्ट। अब इसके बाद ये एलसीएम तो खैर दोनों का सेम ही है यहाँ पर, और इसको आपने कैलकुलेट किया मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके आपका ये आंसर आया 17/33। 17/33। अच्छा, सेकेंड पार्ट क्या था? फर्स्ट पार्ट तो ये था आपका कि इफ बोथ of these students enter in the same section। अब नेक्स्ट पार्ट की थी वो था कि इफ बोथ एंटर इन द सेम सेक्शन, अगर प्रोबेबिलिटी अभी हमने किसकी निकाली है, बोथ एंटर इन द सेम सेक्शन। और अगर अब हम सेकेंड पार्ट है इसका कि बोथ फ्रेंड्स एंटर इन डिफरेंट सेक्शन, एंटर इन डिफरेंट सेक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सेम सेक्शन में एंटर नहीं किए ना, तो अब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट बोथ एंटर इन सेम सेक्शन। अगर बोथ एंटर इन डिफरेंट सेक्शन का मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दोनों ने एक ही में एंटर किया, एक ही सेक्शन में एंटर कर रहे हैं, या तो ए में या बी में। अगर हम उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माने तो बोथ डू नॉट एंटर इन द सेम सेक्शन इज इक्वल टू 1 होगी कि नहीं? ये बोथ एंटर इन द सेम सेक्शन, बोथ डू नॉट एंटर इन द सेम सेक्शन, इनकी प्रोबेबिलिटी मिला के 1। अब अगर डू नॉट एंटर इन द सेम सेक्शन इसका मतलब दे आर एंटरिंग इन द डिफरेंट सेक्शंस, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बोथ एंटर इन द डिफरेंट सेक्शन इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट बोथ एंटर इन द सेम सेक्शन। तो इसको 1 माइनस, दैट्स व्हाई इट इज इक्वल टू 1 माइनस 17/33 आएगा आपके पास, ठीक है जी। इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर भी आपके पास क्या आएगा 16/33। हाँ जी, ये इसमें आप देख सकते हैं कि when both the friends enter in the different section is equal to 1 minus probability that both enter in the same section, 1 minus 17/33, that is 16/33. Now in question number 6, in this question it is given that there are 3 letters which are dictated to 3 different people and an envelope is addressed to each of them. The letters are inserted into the envelopes at random so that each envelope contains exactly 1 letter. Find the probability that at least 1 letter is in its proper envelope. Try to understand. पहली बात क्या किया गया इसमें? There are 3 letters which are dictated to 3 different people. अगर हमने लिया let
the envelopes be A, B and C and the corresponding letters be 1, 2 and 3. यानी कि जो आपका एनवेलप है, जो आपका एनवेलप ए है, उसका जो सही वाला लेटर है, जो उसी का लेटर है कॉरेस्पॉन्डिंग, दैट इज 1. बी जो आपका एनवेलप है वो आपका लेटर 2, हमने उसका जो लेटर का नाम रखा वो लेटर 2, और जो सी एनवेलप है उसका लेटर नंबर जो है वो 3. ये बिल्कुल सही है कि ए का फर्स्ट, बी का सेकंड एंड सी का 3 है. लेकिन अब क्या है कि ये तो ऐसे हो सकता है कि एक ऑप्शन है, लेकिन जरूरी तो नहीं. उसने बोला है कि randomly these letters are put into the envelopes. यानी कि आपने क्या किया, 3 लेटर ले लिए, 3 एनवेलप्स ले लिए. लेटर्स जो थे उनके जो एनवेलप्स है, एनवेलप्स पर पहले ही एड्रेस लिख दिए, आप मान लो, ठीक है. एड्रेस have been written beforehand and letters are kept there. One letter is for one envelope and letters are different for different envelopes. अब आपने, you have closed your eyes, suppose, and you have picked up one letter and from the other side one envelope and you have put the letter into the envelope. In how many total, means what are the total number of the cases that each letter can be placed into, one letter can be placed into one envelope. ठीक है. तो अब वो कितने वेज में हो सकता है. हाँ, तो अरेंजमेंट की बात आ गई ना. वैसे अगर देखा जाए तो अरेंजमेंट की बात आ गई. तो in how many ways these letters can be arranged? तो in how many ways these total arrangements can be done? अरेंजमेंट हो रहा है तो अब देखिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ, अब इसको अरेंज करेंगे तो 3p3 से कर सकते हैं. 3 ही लेटर है और आपके पास 3 एनवेलप है. npn क्या होता है, n फैक्टोरियल, यानी 3 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल का मतलब 6. In total 6 ways we can put these letters into the envelopes. अब वो 6 के 6 I have written. You can see here कि how these are. देखिए ये है आपका एनवेलप A, B and C. अगर ये करेक्ट डलता है, कॉरेस्पॉन्डिंग 1, B का कॉरेस्पॉन्डिंग 2 है, C का कॉरेस्पॉन्डिंग 3 है. ठीक है. लेकिन ऐसा भी हो सकता है 1 को you keep it at the same place और ये इंटरचेंज हो जाए 3 and 2, या फिर 2 is at first position and 1 and 3, 2, 3, 1, या फिर 3 is at first position, 1, 2 and 3 and interchanging this. तो अब इसमें क्या हुआ, टोटल 6 आ गया कि नहीं. अदरवाइज आई ऑल्सो टोल्ड यू कि देयर आर टोटल 6 वेज. ठीक है. तो 6 वेज में इस तरीके से अरेंज हो सकते हैं. अब हमें जो निकालनी है प्रोबेबिलिटी, वो बोला है कि find the probability that at least one letter is in its proper envelope. एक या एक से ज्यादा लेटर्स अपने प्रॉपर एनवेलप में है. एक या एक से ज्यादा, यहाँ तो तीनों के तीनों लेटर्स अपने प्रॉपर एनवेलप में. यहाँ पर ये अपने प्रॉपर में है तो कम से कम एक तो है ही ना. यहाँ पर कौन सा है, ये थर्ड वाला, क्योंकि थर्ड वाला सी का है. यहाँ पर भी एक है. यहाँ कोई भी नहीं, यहाँ कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 होना चाहिए था, यहाँ 2 या 3 नहीं है. इनमें से कोई भी, यहाँ 1 या 2 या 3 में से कोई भी मैच नहीं कर रहा. यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 2 या 3, 1, ये दो तो मैच नहीं कर रहे, लेकिन एक मैच कर रहा है ना. तो आपकी रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी हो गई, अगर हम देखें तो मैंने टिक मार्क किया हुआ है कि एट लीस्ट 1 वाले कितने केसेस आपके पास बन रहे हैं, 4 केसेस आउट ऑफ 6. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आप लिखेंगे कि आपकी रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो हो गई 4/6 means 2/3. It's done. And the question number 7 है, A and B are 2 events such that probability of A is given to you that A is 0.54, B की probability 0.69, A intersection B यानी A and B की probability 0.35. Find the probability of PA union B. Very easy. PA union B यानी PA or B is equal to PA plus PB minus PA intersection B. Put the values and get the answer. Very easy. Then this P not A, a complement means P not A intersection not B. P not A not B अगर आपको याद हो तो कौन सी थी आपकी, डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंगली
मैंने ये आपको ऐसे प्रॉपर्टी लिखवाई थी, लेट मी टेल यू हाउ. P not A and not B. P not A and not B can be written as, अगर आपने A यूनियन B ये वाला साइन चेंज कर दिया तो ये आपका होल बार हो जाएगा. और होल बार कैसे करता है? 1 माइनस पी ए यूनियन बी. और पी ए यूनियन बी यू हैव जस्ट कैलकुलेटेड. व्हाट इज दैट? Put the value you have calculated, that is 0.88. Put the value and get the answer. Now third part is A intersection B complement. देखिए जो आपका थर्ड पार्ट है उसके अकॉर्डिंगली है पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. इसका मतलब है ओनली ए, जिसमें बी कॉमन ना हो, ओनली ए. इसका मतलब है ये थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं, थर्ड पार्ट. ठीक है जी, थर्ड पार्ट ओनली ए. तो पी ए ओनली ए में से ए इंटरसेक्शन बी आप माइनस कर देंगे. ठीक है, एक मिनट, इसको लेट मी राइट इट वंस अगेन. पी ए, अगर आपको ओनली ए चाहिए तो ये होगा पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. ओके, तो ये आएगा. अब आपके पास पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू गिवन है, चेक कीजिए. हाँ जी, आपके पास पी ए की वैल्यू भी गिवन है, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू भी गिवन है. यू पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर. फोर्थ में आपको क्या गिवन, आपको निकालना है पी ए सॉरी बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए फोर्थ पार्ट में बोला गया है. इसका मतलब क्या? ओनली बी, नॉट इंक्लूडेड ए इन दिस. ओनली बी नॉट ए. इसका मतलब है बी बट नॉट ए. इसका मतलब था ए बट नॉट बी. अब इधर है बी बट नॉट ए. और इसको हम कैसे निकालेंगे? पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. पुट द वैल्यूज बिकॉज वी हैव both the values. पी बी की वैल्यू भी है एंड पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू भी है. आप देखिए यहाँ पर ये आपने पी ए माइनस पी इंटरसेक्शन बी करके कैलकुलेट किया है, ये पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट किया है. तो वेरी इजी. ठीक है. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जो 8 है आप उसमें दिया है कि फ्रॉम द एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी 5 persons are selected to represent them in the managing committee of company. Particulars of 5 persons are as follows. ठीक है, ये मैनेजिंग कमेटी के आपके लोग दिखाए हैं, हरीश, रोहन, शीतल, एलिस एंड सलीम. इन these 1, 2 and 3, these are males. Sheetal and Alice are female and the respective ages have been given to you. Now next is a person is selected at random from this group to act as the spokesperson. What is the probability that the spokesperson will be either male or over 35 years? एक तो बात की गई मेल की. पहले तो हम देख लेते हैं कि इधर मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं. लेट अस राइट. पहले तो मेल्स कितने हैं आपके पास 5 में से 1, 2 and 3. फीमेल्स कितनी है? 2. ठीक है. अब इसके बाद हमें जो बात की गई है वो है the probability that the spokesperson will be either male or the age is over 35 years. ठीक है. तो मेल्स आपके पास कितने हैं? मेल्स की प्रोबेबिलिटी एंड द एज. एज जो है, अगर आप एज देखें 35, एज जो है वो बोला गया है ओवर 35 ईयर. एज ओवर 35 इयर्स कितने लोगों की है? देखिए ये है 46 एंड 41. दो ही लोग ऐसे हैं जिनकी एज ओवर 35 इयर्स है. और ये जो 46 वाली आपके पास ये फीमेल, यानी एक इसमें से फीमेल है और एक इसमें से मेल है. ये भी आपको गिवन है. दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू सो फार. अब इसमें ए हमने किसको माना है? टू सिलेक्ट अ मेल. मेल कितने हैं ये आपको बता दिया, 3 out of 5. तो मेल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 3 out of 5 है. दूसरा बी जो बोला है कि एज अबव 35 इयर्स, वो आपके पास 2 लोग हैं. ठीक है.
these are 2 people out of 5. तो B हमने माना था कि to select a person above age 35 years age. अब A intersection B, क्योंकि आपको देखो क्यों निकालना है A intersection B, आपको जो निकालने के लिए बोला है वो बोला है what is the probability that the spokesperson will be either male or over 35 years. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और तो ए हमने माना मेल को, और का मतलब यूनियन, और एज 35 को माना हमने बी, तो हमें पी ए यूनियन बी निकालना है. तो उसके लिए पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी वी नीड. तो पी ए वी हैव कैलकुलेटेड, पी बी वी हैव कैलकुलेटेड, and what is A intersection B, that is also required to calculate. That's why here A intersection B, we are discussing about A intersection B here. Okay ji, now A intersection B means that those people who are male also and their age is above 35 years. तो ऐसे कितने लोग हैं जो मेल भी है और साथ में साथ उनकी एज भी 35 ईयर्स से ऊपर है. तो उसमें यहाँ पर हमने बताया था एक ही मेल है. 2 ऐसे लोग थे जिनकी एज 35 ईयर्स के ऊपर थी, लेकिन उनमें से एक ही मेल ऐसा है कॉमन पर्सन जिसकी एज 35 ईयर्स से ऊपर है. तो दैट्स व्हाई 1/5 हियर इट इज रिटन. तो ए यूनियन बी, अब ये आपका फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट कर दीजिए एंड गेट द आंसर. वेरी इजी. ठीक है जी. हाँ जी, नेक्स्ट ये क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. इस क्वेश्चन में क्या गिवन है देखिए. इफ 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 5000 आर रैंडमली formed from the digits 0, 1, 3, 5 and 7, what is the probability of forming a number divisible by 5 when, कितने चाहिए पहले तो देख लो. हमें चाहिए 4 डिजिट नंबर which is greater than 5000 चाहिए. ठीक है, greater than 5000 randomly formed from these digits. What is the probability of forming a number divisible by 5? कब? पहला, the digits are repeated. Second, when the digits repetition of the digits is not allowed. ठीक है, ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है आपका ये. When the digits are repeated, अगर हमने पहला केस लिया, when the digits are repeated, पहले तो total possible 4 digit numbers which are greater than 5000 made by 0, 1, 3, 5 and 7. ठीक है, 0, 1, 3, 5, 7 से अगर आपने 5000 से बिगर नंबर बनाना है, देखो अगर आपको 5000 से बिगर नंबर चाहिए, 5000 से बिगर नंबर, तो आपका 5001 भी तो बिगर देन 5000 है कि नहीं. यानी इस प्लेस पर या तो 5 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है. सॉरी 6 नहीं 7, या तो 5 आ सकता है या 7 आ सकता है. 0, 1, 3 तो इस पर आएंगे नहीं. तो आपकी ये वाली जो प्लेस है, ये अगर मैं इन प्लेसेस को ऐसे लिखूं, बिकॉज this is done by fundamental principle of counting that you have studied in permutations and combinations. तो उसमें जितने भी places के ways होंगे, these will be multiplied with each other to get the total answer. ठीक है, तो first place can be filled. There are 2 digits available to fill this place. And what are these? One is the 5, the other one is the 7. These 2 digits can be filled. So they are 2. It can be filled with 2. You can see here. This 2 is written here, 2. And I have taken when the digits are repeated हो रही हैं, तो आपकी जो भी डिजिट हमने यहाँ यूज की है, the same digits can be repeated. सारी डिजिट्स यहाँ पर आ सकती हैं. अब इनमें से यानी कि 0, 1, 3, 5, 7, आपके पास 5 डिजिट्स अवेलेबल हैं. ठीक है, वैसे तो देखा जाए at a time 1 digit has been used here at this place, but because the 1 digit has been used out of these 5 for this place, otherwise so there are 4 digits available. But as it is given in the question, whatever the condition we are taking, the digits can be repeated. So जो भी digit either 5 or 7 you have used at this place, उन 2 digits में से भी आपने जो digit use किया वो यहाँ दोबारा से use कर सकते हैं, because the repetition is allowed. तो 5 की 5 digits आपके लिए फिर available है. एक कम नहीं हुई, 4 नहीं हुई,
5 की 5 फिर अवेलेबल है, तो 5 अगेन 5 बिकॉज द रिपीटेशन इज अलाउड। तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। ये अब अगर ऐसे नंबर्स बनते हैं जिसपे सपोज करो यहाँ 2 डिजिट्स 5 या 7 फिल कर सकते हैं आप, है ना। तो हमने सपोज करो 5 और 7 में से, इनमें से हमने यहाँ फिल कर दिया 5, और बाकी जो डिजिट्स हैं 0 1 3 5 7 कुछ भी भर सकते हैं, उसमें से मैंने 0 किया और 0 को रिपीट कर दिया, तो ये तो 5000 बन गया। लेकिन एज पर द क्वेश्चन आपका नंबर जो होना चाहिए था वो ग्रेटर देन 5000 होना चाहिए, ग्रेटर देन 5000। तो ये जो टोटल आपके नंबर्स बन रहे हैं जो कि ग्रेटर देन 5000 नहीं बन रहे, इनमें 5000 भी इंक्लूड हो रहा है, इसलिए हम वो 5000 जो एक नंबर है उसको -1 करेंगे, वो 5000 हमें इंक्लूड नहीं करना। तो ये आ गया 250 - 1 249। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट हियर आल्सो। First place can be filled by 2 digits which are 5 or 7. Remaining 5 places can be filled by the 5 digits. ठीक है? Now, total possible 4-digit number which are greater than, now total possible 4-digit number which are greater than 5000 and divisible by 5. अब divisible by 5 लेना है, ठीक है। तो अब हमें बताने हैं हमारे जो फेवरेबल अब केसेस हैं वो ये है कि 5000 से बिगर होने चाहिए, और जो हमें डिजिट्स दी हुई हैं 0 1 3 5 7 उन्हीं को यूज करना है। 5000 से बिगर होने चाहिए, रिपीटेशन अलाउड है, एंड डिविजिबल बाय 5 होने चाहिए, ठीक है। तो अगर हम अब इस केस में देखें तो यहाँ पर आपके पास अगेन देयर आर 4 प्लेसेस तो वही आपके पास 4 ही है 5000 से बड़े नंबर्स बनाने के लिए। तो 1 2 3 4 प्लेसेस, और फर्स्ट प्लेस पर क्योंकि आप 5000 से बिगर नंबर बना रहे हैं तो 2 ही डिजिट्स है, या तो 5 या 7, ठीक है। अब उसके बाद रिमेनिंग, अब उसके बाद अगर डिविजिबल है नंबर 5 से तो ये यूनिट प्लेस है, यहाँ पर 2 ही डिजिट्स आ सकती है जो आपके पास है, आपके पास 0 1 3 5 एंड 7 है। आइए एक मिनट देख लेते हैं ऊपर कौन सी डिजिट्स हैं, लेट अस चेक इट वंस अगेन व्हाट आर द डिजिट्स जो अवेलेबल हैं। 0 1 3 5 7 ही है, ठीक है, यही डिजिट्स है। अब ये जो हमारे पास जो डिजिट्स हैं इनमें से हमारे पास कौन सी ऐसी डिजिट्स हैं जिनको हम यहाँ लगाएं तो ये डिविजिबल बाय 5 हो जाए। देखो डिविजिबल बाय 5 के लिए यूनिट प्लेस जो आप, ये जो आपका प्लेस है, दिस प्लेस मस्ट बी आइदर 0 और 5। यहाँ पर 0 या 5 यानी 2 ही डिजिट्स हैं, ठीक है, 0 या 5 आ सकती है, 2 डिजिट्स। एंड बिकॉज द रिपीटेशन इज अलाउड, जो भी डिजिट आपने यूज कर ली, चाहे यहाँ पर एक डिजिट यूज हो चुकी है, एक डिजिट यहाँ यूज हो चुकी है, all these digits can also be used at the remaining 2 places। तो अभी भी आपके पास 1 2 3 4 5 ये 5 डिजिट्स इधर भी और 5 डिजिट्स इधर, ठीक है, ये फिल कर सकते हैं आप। तो ये आपके पास जो आया है वो आए आपके पास 100 टोटल ऐसे नंबर्स बन जाएंगे आपके पास which are divisible by 5 by using the given digits and the repetition is allowed। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई, एक नंबर बनेगा इसमें 5000 भी, है ना, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है ना। तो ये देखो रिपीटेशन वाला केस है यहाँ पर, तो ये 0 0 0 रिपीट हो गई तो बन गया। अब 5000 से तो हमें बिगर नंबर चाहिए थे, ये तो 5000 आ गया, यानी एक नंबर आपके पास एक्स्ट्रा आया है 5000, जबकि हमें चाहिए थे ग्रेटर देन 5000। तो अब उस नंबर को हम यहाँ पर ये जो 100 नंबर्स बने हैं उसमें से ये 1 हमने एक माइनस कर दिया, तो टोटल हमारे पास कितने रह गए, 99 रह गए। तो फेवरेबल हो गया 99, और अभी हमने ऊपर बनाए थे 250 - 1 यानी 249। तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ गई यहाँ पर, ये आपके जो फेवरेबल केसेस बने हैं, ठीक है, एंड यूर डिवाइडेड बाय 249।
तो 99 by 249, दिस इज 33 by 83। लेकिन ये कब है? व्हेन द रिपीटेशन इज अलाउड। अब हम सेकंड केस करेंगे, नंबर वही बनाने हैं, 5000 से बिगर बनाने हैं, ठीक है। देखेंगे कितने बनेंगे अगर रिपीटेशन नहीं है अलाउड, और फिर उसमें डिविजिबल बाय 5 कितने हैं वो निकालेंगे, और आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। ठीक है जी। हाँ जी, अब इसका सेकंड पार्ट जो मैंने आपको बोला कि अब हमारे पास रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड, ठीक है। अदरवाइज डिजिट्स वही हैं आपके पास जो पहले थी, 0 1 3 5 7, नंबर वही बनाने हैं 5000 से बिगर, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो अब प्लेसेस कितनी है जी आपके पास? 4 है ना। तो इस प्लेस पर क्योंकि 5000 से बिगर बनाने हैं तो 2 डिजिट्स यूज कर सकते हैं, 1 is 5, अदर 1 is 7। आपके पास टोटल डिजिट्स कितनी थी? 5 थी, उसमें से एट ए टाइम 1 डिजिट हैज बीन यूज्ड हियर, 1 यूज हो चुकी है। तो अब आपके पास ये देखिए कितने डिजिट्स बच गई? 5 में से 1 हैज बीन यूज्ड, ईदर यू विल यूज 5 और यू हैव ऑलरेडी यूज्ड 7। तो बाकी 5 में से एक यूज की तो 4, फिर 4 में से एक यूज यहाँ पर हो गई एक डिजिट, तो फिर बची 3 के बाद जब एक यूज होगी तो बची 2। ठीक है। अब यहाँ पर 5000 तो किसी केस में बना ही नहीं होगा क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 0 तो यहाँ रिपीट हो रहा था तब बना था, अब तो रिपीटेशन वाला केस ही नहीं है तो ये तो बना ही नहीं। तो आपके पास टोटल कितने नंबर्स बने हैं? टोटल नंबर्स बने हैं आपके पास 48 केसेस हैं। अब इसके बाद आपने फेवरेबल केसेस देखने। फेवरेबल केसेस आपके कौन से? फेवरेबल केसेस हैं आपके के इसमें से जो डिविजिबल बाय 5 हो। अब डिविजिबल बाय 5 देखना है, लेकिन इस केस में रिपीटेशन, ध्यान रखना, रिपीटेशन जो है वो आपका अलाउड नहीं है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, टेक केयर ऑफ इट। तो अब अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो हम 2 केसेस बना सकते हैं। देखिए कौन कौन से? ये वाले, नंबर स्टार्टिंग विद 5 एंड एंडिंग विद 0, ठीक है, बिकॉज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अगर 5 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ जो मैंने आपको फर्स्ट प्लेस बताया, ये फर्स्ट प्लेस पर क्या क्या आ सकता है? ये फर्स्ट प्लेस पर या तो 5 आएगा या 7 आएगा। अगर 5 आता है, अगर यहाँ 5 आता है, अगर यहाँ 5 भर दिया आपने, तो ये जो बाकी यहाँ पर 5 नहीं आ सकता, यहाँ 5 नहीं आएगा क्योंकि रिपीटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए नंबर स्टार्टिंग विद 5 विल बी एंडिंग विद 0। अगर उनको डिविजिबल बाय 5 होना है तो उनको डिविजिबल बाय 5 होने के लिए एंडिंग विद 0 होना पड़ेगा। उसके बाद जो नंबर स्टार्टिंग अगर 5 से स्टार्ट होता है तो एंडिंग विद 5 से नहीं होगी, लेकिन अगर स्टार्टिंग विद 7 हो रहा है, नंबर इज स्टार्टिंग विद 7, तो एंड तो फिर हम 5 से भी कर सकते हैं, 0 से भी कर सकते हैं, क्योंकि 7 अगर 7 से स्टार्ट हुआ तो हमने 5 अभी यूज नहीं किया, 5 को हम लास्ट में यूज कर सकते हैं अगर डिविजिबल बाय 5 वी वांट टू मेक इट। तो 5 और 0, तो 2 केसेस बने। और बोला मतलब कि या तो ये वाले केसेस या फिर ये वाले केसेस, ईदर दिस और दैट। तो और यानी कि ये वाले केसेस और प्लस करके ये वाले। अब ये देखिए अगर 5 से 5 वाले हैं तो मैं इधर आपको करके दिखाती हूँ, प्लस दूसरे वाले केसेस जो आपके हैं वो 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर तो 2 ही, यहाँ सॉरी यहाँ हमने 5, अगर हम 5 लेके आते हैं यहाँ पर तो एक ही डिजिट है, 5 ही आ सकता है यहाँ पर, और तो कोई डिजिट आ नहीं सकता। 5 नंबर स्टार्टिंग विद 5 वाले बता रही हूँ, 1 डिजिट दैट इज 5, और यहाँ पर 1 डिजिट दैट इज 0, एंडिंग विद 0, क्योंकि स्टार्ट 5 से हुआ तो एंड 0 से होगा। यानी यहाँ के लिए फिक्स हो गया एक नंबर, वो है 5, यहाँ के लिए भी एक नंबर फिक्स हो गया, इधर भी लास्ट में भी एक नंबर फिक्स हो गया, दैट इज 0। अब 2 डिजिट्स आपकी यूज होगी, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 5 डिजिट्स थी आपके पास, 5 में से 2 यूज हो गई, तो बची कितनी? 3, एक यूज और होगी, फिर बची 2। ठीक है जी। अगर आपका नंबर 7 से स्टार्ट होता है तो 7 फिक्स यहाँ पर हो गया, 1 डिजिट इज फिक्स्ड हियर, 7, दैट डिजिट इज 7।
तो यहाँ के लिए 2 डिजिट्स हैं अभी आपके पास, वो कौन कौन सी है? ईदर 0 और 5, या तो 0 आएगा या 5 आएगा, ठीक है, 2 डिजिट्स। तो आपके 2 digits have been used at a time, one at this place, one at this place. 2 digits have been used. Out of 5, 2 have been used, so 3 are left. So this is 3 and this is 2. तो आपके पास क्या आंसर आया ऊपर? 6 plus this is 12. 6 plus 12, that is 18. That is your 18. Okay जी। अब इसके बाद जो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, वो कैसे निकलेगी? देखिए जरा, उसमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपके फेवरेबल केसेस 18 है यहाँ पर, ये वाले, और टोटल अभी हमने ऊपर बनाए थे वो कितने बने थे आपके? 48 केसेस आपके पास, ये 48 आए थे। तो 18 by 48 means 3 by 8 is the required probability. Now come to next question, that is your question number 10. According to this question, the number lock of a suitcase has 4 wheels, each labeled with 10 digits, so that from 0 to 9. देखा है आपने लॉक? अगर आपका जो लॉक होता है जिसमें नंबर्स वाला लॉक होता है, न्यूमेरिकल लॉक होता है, उसमें 0 to 9 डिजिट्स होते हैं। तो आपके पास 4 व्हील्स वाला है, यानी कि 4 आपको वहां पर 4 नंबर्स आपको फिल करने हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 प्लेसेस, 0 to 9, ठीक है, 0 to 9 the lock opens with the sequence of 4 digits with no repetition. रिपीटिशन नहीं है यहाँ पर। What is the probability of a person getting his suitcase open? ठीक है, वो सूटकेस तो ओपन कब होगा? सूटकेस ओपन तब होगा जब वो करेक्ट वाला कोड लगाएगा। करेक्ट कोड एक ही है, ठीक है, और टोटल कितने पॉसिबल कोड्स बनेंगे इसके, पहले हम वो देखेंगे। उनमें से करेक्ट कोड 1 ही होगा हमेशा। आप अगर कोई कोड फिक्स करते हैं, वो एक ही कोड फिक्स होता है, उसके अलावा तो किसी पर नहीं ना खुलता। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी 1 अपॉन टोटल केसेस है। बस हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि अब इसमें टोटल जो केसेस हैं, टोटल आप कितने ऐसे कोड्स बना सकते हैं 0 to 9 डिजिट्स को यूज कर कर, जो कि आपके यहाँ पर 4 प्लेसेस यानी 4 डिजिट्स का कोड आपके कितने बनते हैं। जस्ट यू आर टू चेक दैट। हाँ जी, देखिए आपके पास क्योंकि 4 डिजिट्स का ही आपने कोड बनाना है, 4 प्लेसेस का कोड है, और आपके पास 10 डिजिट्स है। 0 to 9 कितने डिजिट्स है? 10। तो फर्स्ट 10, रिपीटिशन नॉट अलाउड है, तो एज 0 कैन बी रिटन एट द फर्स्ट प्लेस। अगर आपको परमुटेशन याद हो तो वी नो दैट इफ इट इज अ नंबर, अगर नंबर बनाना होता हमें 4 डिजिट नंबर, तो 0 इस प्लेस पर नहीं फिल किया जा सकता था यहाँ पर। लेकिन ये कोड बनाना है, कोड में आप यहाँ पर इस प्लेस पर आप 0 भी ले सकते हैं। दैट्स व्हाई 10 हैज बीन रिटन। टेक केयर ऑफ इट। यहाँ पर अगर नंबर बनाना होता तो ये होता 9 into 9 into 8 into 7, क्योंकि 0 cannot be filled at this place. But because this is a code and in the code 0 can be filled at this place, तो यहाँ पर हमने 0 को भी इंक्लूड किया। 0 से लेके 9 तक there are 10 digits. 10 repetition is not allowed, therefore 9, then 8, then 7. After multiplication there are total possible codes out of these available 10 digits. 4 place का जो ये कोड बना है वो 5040 कोड्स बनेंगे टोटल। उनमें से करेक्ट इज 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द करेक्ट कोड इज 1 upon 5040। इसके साथ ही आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज इट इज finished, it's over. So now in my next lecture I'm going to start extra questions of probability.